आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। अच्छा, चलिए आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं। उसके बाद है जो दोस्तों है जो स्टार्ट करेंगे। एग्जाम डेट आ गई है, अभी हमें पता नहीं है, हम जस्ट अभी ऑफिस से आए हैं थोड़ा देरी पहले। और है जो दोस्तों है जो सोचे कि जल्दी से खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम डेट आ गया है ना, चलिए बहुत बढ़िया है। 13 दिसंबर को एग्जाम है। अच्छा, एक ही शिफ्ट में एग्जाम ले रहा था तो बढ़िया है, तब तो बढ़िया है। एक ही शिफ्ट में एग्जाम है तो बहुत अच्छा है आप लोग के लिए। चलिए चलिए हम लोग है जो बहुत जल्दी है जो स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और जो भी है जल्दी से जुड़ने का प्रयास करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है जो आपके लिए है जो हमें जो बनाए हैं। और उम्मीद करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको वहां लड़ेगा। सूरज सिंह जी का आंसर आ रहा है भाई, आंसर तो फटाफट आ रहा है। चलिए 493 जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जो भी है अपने दोस्तों के बीच है जरूर से जरूर है जो शेयर कर दें। चलिए आवाज आ रही है, क्लियर है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन कावेरी बहुत चर्चा में है, बहुत ज्यादा है जो चर्चा में है। ध्यान रखिएगा ऑपरेशंस जितने भी हुए हैं सबसे क्वेश्चंस है जो जरूर बनेंगे, इसीलिए है जो बढ़िया से है जो इसको जो देख कर जाइएगा। चलिए बताइएगा 493 का आंसर है जो बताने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं बी आंसर आ रहा है, बहुत लोगों का बी आंसर आ रहा है। प्रवीण जी का बी आ रहा है, सूरज जी का बी आ रहा है। और देखते हैं जो आंसर है जो किनका है। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। चलिए ऑपरेशन गंगा जो है दोस्तों है जो यूक्रेन से था, आप जानते हैं। फिर है जो दोस्तों है जो ऑपरेशन कैक्टस मालदीव से रिलेटेड था, जो कब कब हुआ था, राजीव गांधी के समय में। किसके समय में, राजीव गांधी के समय में है दोस्तों ऑपरेशन कैक्टस की जो शुरुआत की गई थी। वहां तख्ता पलट है जो हुआ था, और उसी को बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कैक्टस को चलाया था। बहुत बढ़िया, हाँ यूक्रेन, बहुत बढ़िया यूक्रेन। और है दोस्तों है जो ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन मैत्री जो है दोस्तों है जो नेपाल में राहत और बचाव कार्य के लिए। और ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान निकासी मिशन था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए का पहला हो गया, बी का तीसरा हो गया, सी का दूसरा हो गया, और डी का है जो दोस्तों है जो चौथा हो गया है। बी जिनका आंसर है सही है, बी जिनका आंसर है जो सही है। चलिए तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से रिलेटेड बताइएगा। प्रधानमंत्री जी गए थे, कहां गए थे, पोलैंड गए थे। पोलैंड के बाद कहां गए थे, यूक्रेन गए थे। एक रेलगाड़ी से गए थे, पोलैंड से यूक्रेन एक रेलगाड़ी से गए थे। उस रेलगाड़ी का नाम क्या है, क्योंकि अभी है जो दोनों देशों के बीच है जो दोस्तों है जो हवाई सेवा बंद है, इसलिए जो पोलैंड से यूक्रेन की यात्रा है जो प्रधानमंत्री गए थे ट्रेन से। उस ट्रेन का नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से ट्रेन का नाम बताइएगा। हाँ बहुत बढ़िया सूरज जी, बहुत बढ़िया। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा उस ट्रेन का नाम क्या है, उस ट्रेन का नाम क्या है जो पोलैंड से यूक्रेन गए थे, जल्दी से बताइएगा। परवीन कुमार जी, फोर्स ट्रेन, पूरा नाम बताइएगा। उसी तरह से ऑप्शंस रहेगा, उसी तरह से ऑप्शंस रहेगा, इसीलिए है जो पूरा ट्रेन का नाम है जो जानना चाहते हैं। बहुत ही हाईटेक ट्रेन है दोस्तों। पोलैंड से जो यूक्रेन गया था और वापस यूक्रेन भी, यूक्रेन से पोलैंड गया था वो उसी ट्रेन से गए थे। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी से नाम बताइएगा उस ट्रेन का नाम क्या था। जो परवीन कुमार जी का आंसर फोर्स आ रहा है, लेकिन है जो पूरा आंसर है जो नहीं मिल रहा है, रेल वन फोर्स। बहुत बढ़िया है, जो रेल वन फोर्स क्या है, रेल वन फोर्स है जो नाम था दोस्तों, जो पोलैंड से यूक्रेन की है जो यात्रा पर है जो प्रधानमंत्री है जो गए थे। और पोलैंड जाने वाले प्रधानमंत्री 45 साल के बाद है जो प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले कौन गए थे पोलैंड, जल्दी से बताइएगा। इससे पहले पोलैंड कौन गए थे,
भारतीय प्रधानमंत्री, सब है जो ऑप्शंस में पूछेगा क्वेश्चन, है जो आपको कथन कारक में पूछ देगा, जल्दी से बताइएगा। इससे पहले पोलैंड कौन गए थे, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे पहले पोलैंड कौन गए थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ, रेल वन फोर्स, बहुत बढ़िया, रेल वन फोर्स, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इससे पहले कौन गए थे जो, जल्दी से। जल्दी से आंसर आना चाहिए। पोलैंड जो अभी गए थे प्रधानमंत्री जी, इससे पहले पोलैंड की यात्रा किस भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था, यही हम पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से बताइएगा। सब क्वेश्चंस पूछेगा दोस्तों, कथन में पूछ देगा, 4 कथन में फंस जाइएगा, इसीलिए कहते हैं कि वन लाइनर वाला मत पढ़िए, वन लाइनर का समय नहीं है। नहीं, जवाहरलाल नेहरू कहाँ हैं, सूरज जी कहाँ हैं आप, जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, चलिए, इसीलिए गलत है। मोरारजी देसाई का नाम सुने हैं ना, मोरारजी देसाई 1978 में गए थे, याद कर लीजिएगा। आप है जो डिटेल में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 1978 में मोरारजी देसाई है जो पोलैंड गए थे, और यूक्रेन जब बना है 1991 में, उसके बाद है जो किसी प्रधानमंत्री की पहली भारतीय यात्रा थी, याद कर लीजिएगा। 1991 में जब यूक्रेन बना, उसके बाद है जो दोस्तों किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की है जो यात्रा थी 1991 के बाद। ये सब चीज है जो ध्यान से है जो रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए यूक्रेन, चलिए हो गया, 3 साल युद्ध के पूरे होने जा रहे हैं। चलिए, ऑपरेशन गंगा के बारे में हो गया। अच्छा, यूक्रेन गए थे, यूक्रेन गए तो है जो एक भीष्म क्यों दिए है, एक भीष्म क्यों दिए है, ये भीष्म क्यों क्या है, ये भीष्म क्यों है जो क्या है, 4 भीष्म क्यों है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा है जो दिया गया था यूक्रेन में, ये भीष्म क्या है, जल्दी से बताइएगा, ये भीष्म है जो क्या है। हाँ, मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड बजट में टूटना है सर, मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड बजट में टूटा है सर। हाँ, 11, देखिए 11 बार अभी है जो किए हैं मोरारजी देसाई, लेकिन लगातार जो है दोस्तों है जो उन्होंने है जो नहीं किया था 7 बार, और है जो इस बार निर्मला सीतारमण है जो 7 बार है जो की है, तो वो रिकॉर्ड है जो टूटा है। अभी है जो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस कैसे बनाता है। चलता फिरता हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया, चलता फिरता हॉस्पिटल है जो 200 लोगों को है जो इलाज है जो करता है। भारत ने है जो दोस्तों है जो भीष्म क्यूब है जो बनाया है, वो है जो यूक्रेन को है जो सौंपा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान है जो रखिएगा। ये है जो कभी कभी है जो क्वेश्चन है जो यहां से पूछ सकता है। चलिए, मालदीव से रिलेटेड, मालदीव से, मालदीव अभी है जो, मालदीव जो है दोस्तों है जो भारत बजट में मालदीव के लिए, बजट में मालदीव के लिए कितने करोड़ रुपया का है जो प्रावधान किया गया है, बताइएगा। बजट में मालदीव के लिए कितने करोड़ रुपया का है जो प्रावधान किया गया है। हर से क्वेश्चन है जो बना देंगे, हर से क्वेश्चन है जो बनाएंगे हम, चलिए बताइएगा। चलिए बता दीजिएगा, मालदीव से, मालदीव के लिए भारतीय बजट में है जो कितना करोड़ रुपया का है जो दोस्तों है जो प्रावधान रखा गया है। और अभी जो है मालदीव के राष्ट्रपति मौजूद साहब अभी आए थे, उनको है जो दोस्तों है जो विशेष प्रकार की सुविधा है जो भारत ने है जो दिया है 400 करोड़, बहुत बढ़िया, 400 करोड़, 400 करोड़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बाकी है जो हम लोग है जो और है जो कर लेंगे। चलिए आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनहित याचिका जनहित के परिवर्तन के लिए न्यायालय में विधिक कार्य है। पीआईएल लोकस स्टेंडी के सिद्धांत को प्रतिबंधित करता है। नागरिक और संगठन दोनों पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में पीआईएल है जो सुन सकते हैं। नीचे दिए गए कथन में कितने कथन है जो सही हैं। 494 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। जल्दी से बताइएगा, जनहित याचिका पीआईएल सुने हैं कि नहीं सुने हैं।
जल्दी से जो कमेंट कीजिएगा। 494 जनहित याचिका जनहित के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में विधिक कार्य है। पीआईएल लोकस स्टेंडी के सिद्धांत को प्रतिबंधित करता है। नागरिक और संगठन दोनों पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत है जो उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो है जो सुन सकता है। जल्दी से देगा। 494 का डी आंसर आ रहा है। 494 का है जो डी आंसर है। और है देखिए 494 का डी, सभी लोगों का डी है। चलिए बहुत बढ़िया है जो सभी का आंसर आ रहा है। जल्दी से बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा जो आप लोग है जो लोकस स्टैंडर्ड पर है जो दोस्तों सिद्धांत में नहीं काम करता है। दो ऑप्शन कट गया। 1 3 4 है जो दोस्तों है जो जनहित याचिका पीएन भगवती 1980 का दौर है दोस्तों, जब है जो जनहित याचिका को लेकर है जो भारत के न्यायालय में है जो पहली बार है जो अवधारणा रखी गई थी वो है जो जनहित याचिका था 1980 के दशक में पीएन भगवती। दूसरा है नागरिक और संगठन दोनों पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत है जो हाई कोर्ट में है जो सुनवाई है जो होती है। 1 3 4 है जो दोस्तों है जो 1 3 4 है जो ऑप्शन सही है। चलिए पटना के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्रम क्या है? पटना के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्रम क्या है? पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के क्रम क्या है दोस्तों बताइएगा। चीफ जस्टिस का है जो क्रम क्या है? जो विनोद चंद्रन साहब हैं वो केवे नंबर के है जो दोस्तों चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के, बताइएगा जल्दी से बताइएगा। 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और है जो दोस्तों है जो पटना के जो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं वो केवे क्रम के हैं। बीपीएससी कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछ देती है, बताइएगा। हाँ पीएन भगवती बता दीजिएगा। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आंसर नहीं आ रहा है, 44 नंबर के हैं। 44 नंबर के हैं विनोद चंद्रन साहब। ध्यान है जो रखिएगा। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। चलिए संसद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद राज्य सूची में शामिल मुद्दों पर कानून बना सकती है यदि 2 या अधिक राज्य विधायिका इस कानून को अधिनियमित करने हेतु संसद को अनुरोध करने के प्रस्ताव पारित करती है। अधिनियमित कानून सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होंगे चाहे उन्हें इस प्रस्ताव को पारित किया हो या न। इस प्रकार के कानून को केवल संसद द्वारा संशोधित या निरसित किया जा सकता है। दिए गए कथन में कितने कथन सही हैं? केवल 1 कथन, केवल 2 कथन, सभी तीनों कथन या कोई भी कथन सही नहीं है। 495 का नहीं, 18वें नंबर नहीं है, 44 है। सूरज जी ध्यान रखिएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा मेरे भाई। डी वाई चंद्रचूड़ सीजीआई केवे नंबर के 50 सी आई चंद्रचूड़ जो है 50 नंबर के हैं, 50वें नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। उनका 10 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है। जस्टिस कोई क्या नाम है उनका, खन्ना करके हैं, उनको है जो आज ही तो है जो उनको अति किया है, रिकमेंडेशन किया है उनके लिए। तो 51वां हो जाएंगे जो खन्ना जो बनेंगे अभी। 495 का बी आंसर आ रहा है। 495 का बी आंसर आ रहा है। चलिए और देखते हैं। प्रवीण कुमार जी का 495 का बी आ रहा है। और देखते हैं क्या आंसर आता है जो। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर देंगे, अपने दोस्त को भी जरूर शेयर कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। प्रवीण जी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दिवाकर जी, संजीव खन्ना, हाँ कोई खन्ना, संजीव खन्ना है जिनका आज ही रिकमेंडेशन किया गया 10 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ साहब का, उनका है जो कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो 51 है जो संजीव खन्ना है जो बनेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? 495 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। सूरज जी का आंसर बी आ रहा है। और देखते हैं किन्हीं के आंसर क्या आता है जो
हाँ, सभी का आंसर बी है, बहुत बढ़िया है, सभी का बी आंसर है। यही है कि संसद है जो राष्ट्रसूची पर कानून बना सकती है दोस्तों, या दो राज्यों भी है, अगर दो राज्यों के द्वारा भी अगर केंद्र को कहा जाता है तो उसके लिए भी है जो दोस्तों है जो कानून बना सकती है। लेकिन दोस्तों सभी राज्यों पर वो लागू नहीं होगा और उस कानून को केवल संसद द्वारा ही संशोधित या निरसित किया जा सकता है। केवल दो कथन है सही है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, भारत के संचित निधि से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना नहीं किया जा सकता है। भारत की आकस्मिक निधि भारत के राष्ट्रपति की तरफ से वित्त विभाग के सचिव द्वारा नियोजित किया जाता है। भारत का लोक खाता, इस खाते से राशि निकालने के लिए एग्जीक्यूटिव को संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। बताइएगा कौन सा कथन है जो इसमें है जो सही सुमेलित है, बताइएगा। ए 1 and 3 आर करेक्ट, बहुत बढ़िया, 1 and 3 आर करेक्ट। चलिए, भारत की संचित निधि से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना किया जा सकता है। भारत के आकस्मिक निधि भारत के राष्ट्रपति की तरफ से वित्त विभाग के सचिव द्वारा नियोजित किया जाता है। भारत के लोक खाता, इस खाते से राशि निकालने के लिए एग्जीक्यूटिव को संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। बताइएगा कितने कथन है जो सही हैं। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त। 496 का ए आंसर आ रहा है, 496 का ए आंसर आ रहा है। और देखते हैं 496 का बी आंसर आ रहा है। चलिए, कौन कौन सा सही है बताइएगा, कौन कौन सा सही है बताइएगा। ऑप्शन जिस प्रकार से है उस प्रकार से बताइएगा कौन सा ऑप्शन है जो सही है। चलिए बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। चलिए ठीक है, बी ऑप्शन है, केवल दो ऑप्शन सही है, लेकिन कौन से दो ऑप्शन सही हैं बताइएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। 2 और 3 है जो दोस्तों है जो 2 और 3 है जो आपका सही है। संचित संसदीय विनियोजन की आवश्यकता की जरूरत होती है दोस्तों, पहला ऑप्शन गलत है। आकस्मिक निधि जो तो भारत के राष्ट्रपति की तरफ से वित्त विभाग के सचिव द्वारा है जो नियोजित किया जाता है। और लोक खाता जो है सार्वजनिक खाता, इस खाते से राशि निकालने के लिए एग्जीक्यूटिव को संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। 2 और 3 है जो ऑप्शन सही है, केवल 2 ऑप्शन है जो आपका सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिवाकर जी, सूरज जी, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी तरह से आंसर आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 13 तारीख को तहलका मचा के आ जाइएगा आप लोग, मुझे लग रहा है। चलिए, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता संविधान के आर्टिकल 36 में है। सहकारी समिति को बढ़ावा देना संविधान के अनुच्छेद 43B में है। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संविधान का अनुच्छेद 43A में है। निम्नलिखित में से कौन सा युक्त सही सुमेलित है बताइएगा। इसीलिए तो इस तरह के क्वेश्चंस करवा रहे हैं कि जाइएगा तो कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई रहेगा कि आप गलत क्वेश्चन भी है जो सही मार के आइएगा आप। चलिए बताइएगा कौन सा है जो 497 और डीपीएसपी पढ़ लीजिएगा भैया, मेरे क्वेश्चन यहां से बनेगा। डीपीएसपी को कम से कम 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 4-5 आर्टिकल को है जो पढ़ कर जाइएगा। और है जो एक क्वेश्चन आप है जो फिक्स रख लीजिए कि क्वेश्चंस आएगा यहां से। चलिए जल्दी से बताइएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। अगर आपकी लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए है जो दोस्तों ईंधन का काम करता है। चलिए 497 का बी है, बता दीजिएगा कौन सा है जो सही है, कौन सा सही है बताइएगा, कौन सा सही है, कौन सा सही है बता दीजिएगा। फोर 497 का सी आ रहा है। देखिए भैया सबका आंसर अलग आ रहा है। दिवाकर जी का बी आ रहा है। हाँ, 1 इज इनकरेक्ट, बहुत बढ़िया। 36 में है जो राज्य की परिभाषा है दोस्तों, राज्य की परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। राज्य की परिभाषा है जो 36 में है दोस्तों, जिस प्रकार है जो उधर है जो
12 में है। उस प्रकार है जो इधर 36 में है जो राज्य की परिभाषा है जो दिया गया है, सहकारी समिति को बढ़ावा देना संविधान के 43B में है। किस संविधान संशोधन में है जो दोस्तों है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया था, सहकारी समिति को जोड़ा गया था? कमेंट कर दीजिएगा कौन सा संशोधन बता दीजिएगा। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संविधान का अनुच्छेद 43A है। ये है दोस्तों केवल 2 युग्म है, बता दीजिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे दोस्त। जो भी देख रहे हैं लाइक, बहुत बढ़िया 97 संविधान संशोधन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है जो दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको है जो दोस्तों है जो पैक्स, अभी है जो हाल फिलहाल है जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसमें पैक्स का चुनाव हो रहा है दोस्तों। सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए है जो केंद्र सरकार ने 63,000 पैक्सों को है जो दोस्तों है जो डिस्ट्रिक्टकरण से जो जोड़ने का है जो प्रयास किया है। सब मेंस का पार्ट है, पीटी का ही पास है, ध्यान रखिएगा। 2011 बहुत बढ़िया, 2011 में 97, 2011 में, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से जो आप लोग की तैयारी है जो होनी चाहिए। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त धमनियां की दीवारें मोटी और कठोर होती है। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को उच्च दबाव में हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। नीचे दिए कथन का विकल्प है जो चुनिए। ABCD आप पढ़ लीजिए, ABCD में क्या है जो, बहुत बढ़िया। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बताइएगा। रक्त धमनियां की दीवारें मोटी और कठोर होती है। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को उच्च दाब में हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइएगा। 498 का आंसर क्या होगा? चलिए उम्मीद है कि आप लोग के लिए अच्छा क्वेश्चन है और है जो दोस्तों है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 498 का ए आ रहा है, 498 का ए आ रहा है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 एक का सही स्पष्टीकरण है। चलिए और देखते हैं और देखते हैं आंसर है जो 498 का ए आ रहा है, सभी का ए आ रहा है। चलिए और देखते हैं आंसर, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब भी तुरंत कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए रक्त धमनियां जो होती है दोस्तों, ये है जो बाई फोर्स होता है। आप जानते हैं कि जो ब्लड है जो धमनी में जो ब्लड है वो है जो हृदय से है जो शरीर की ओर जाता है, आप जानते हैं। तो जो धमनी होता है वो है जो बाई फोर्सली है जो दोस्तों है जो रक्त है जो जाता है। तो दीवारें मोटी तो होती है लेकिन कठोर नहीं होती है दोस्तों, वो है जो लचीलापन होता है, लचीलापन होता है। इसीलिए है जो दोस्तों है जो, इसीलिए बाई फोर्स जब ब्लड है जो जाता है तो दोस्तों है जो मोटी दीवार जो होती है लेकिन है जो कठोर है जो नहीं होती है, लचीलापन होती है। छोटा सा है जो हल्का सा है जो दोस्तों है जो यहाँ पर है जो गलत था, कठोर नहीं होती है, लचीलापन होती है। और बाकी जो है दोस्तों ऑक्सीजन युक्त रक्त को उच्च दाब में हृदय से शरीर के विभिन्न अंग तक ले जाती है। कथन 1 गलत है और कथन 2 है जो सही है, डी ऑप्शन होगा। अगर सीरा की बात करें दोस्तों तो सीरा जो है ये है जो नीचे से ऊपर की ओर है जो ब्लड को है जो लाती है, नीचे से ऊपर की ओर ब्लड के लिए। अगर याद नहीं हो तो सीरा मने सिर होता है, और सीरा मने सिर होता है तो ब्लड है जो नीचे से ऊपर की ओर है जो सीरा का काम है ले जाना। यह जो ध्यान रखिए, धमनी का काम है ऊपर से लेके नीचे तक और सीरा का काम है नीचे से लेके ऊपर तक। अब अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप इस तरह की है जो चीजों को ध्यान में रखें। तो चलिए कथन 1 गलत है, कथन 2 है जो सही है। क्लियर सर? वीक में कम से कम 2 मेंस का क्वेश्चन डाल दीजिए ग्रुप में। अच्छा मेंस लिखना चाह रहे हैं, मेंस लिखना चाह रहे हैं तो ठीक है दे देंगे, क्वेश्चन देने की कोई बात नहीं है। लेकिन है जो हम अभी सोच रहे हैं कि पीटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए है जो अभी हम है जो छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अगर जैसा होगा आप लोग से जो बात हम कर लेंगे। चलिए तो ध्यान रखिएगा, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। चलिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ओटाई, गिनिंग, बीजों से कॉटन फाइबर को अलग करना को ओटाई या गिनिंग कहते हैं। बुनाई, फाइबर से यार्न बनाना, यार्न मने होता है वही धागा, और होता है पॉलिस्टर, आग लगने पर पिघल जाता है और शरीर से चिपक जाता है। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? 499। टाइम कुछ मिल गया है सर, अच्छा ओके।
चलिए बताइएगा। ओटाई बीजों से कॉटन फाइबर को अलग करना, बुनाई फाइबर से यार निकालना, पॉलिस्टर आग लगने पर पिघल जाता है और शरीर में चिपक जाता है। कौन सा युग्म है जो सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए बताइएगा। 499 का क्या होगा आंसर? जो जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। 499 का 499 का सी आ रहा है, सभी तीनों युग्म है जो आ रहा है। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं आंसर है जो क्या आता है। जो चलिए, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज क्लास 6 का पढ़िएगा ना, क्लास 6 का एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज है, वहां से क्वेश्चन उठा दिया है। क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज। ओटाई गिनिंग कहते हैं बीजों से कॉटन फाइबर को अलग करना, उसको है जो ओटाई या गिनिंग कहते हैं दोस्तों। बुनाई नहीं कहते हैं, फाइबर से जो धागा निकलता है ना उसको कताई कहते हैं, उसको कताई कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बुनाई नहीं कहते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत है, पॉलिस्टर जो आग लगने पर पिघल जाता है और शरीर में चिपक जाता है। केवल दो युग्म है जो सही सुमेलित हैं, केवल 499 का सी नहीं, 499 का है जो बी होगा। 499 का बी होगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल वर्षा, जल का पीएच 6 से 7 के बीच होता है तो इसे अम्लीय वर्षा है जो कहा जाता है। मुंह का पीएच 7 से अधिक होने पर दांतों का इनेमल दंत बलक का क्षरण होने लगता है। अम्लीय परिस्थिति में किसान मिट्टी को कैल्शियम ऑक्साइड से उपचारित करते हैं। नीचे दिए गए कथन में कितने कथन है जो सही हैं? बताइएगा। 500 क्वेश्चंस पे पहुंच गए हम लोग, 500 क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये है जो बनाया हुआ है सब। चलिए बताइएगा 500 का क्या होगा? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त। जल्दी से आंसर बताइएगा। जल वर्षा का पीएच 6 से 7 के बीच होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। मुंह का पीएच मान 7 से अधिक होने पर दांतों में इनेमल दंत बलक का क्षरण होने लगता है। अम्लीय परिस्थिति में किसान मिट्टी को कैल्शियम ऑक्साइड से उपचारित करते हैं। कितने कथन है जो सही हैं? 500 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 500 का एक आंसर आ रहा है, केवल एक ऑप्शन है जो सही है, केवल एक ऑप्शन है जो सही है। चलिए बताइएगा कौन सा है जो, कौन सा ऑप्शन है जो सही है बताइएगा। कौन सा ऑप्शन है जो सही है बताइएगा। मोशद इमाम जी का बी आ रहा है, सभी लोगों का है जो ए आ रहा है, किन्हीं का बी आ रहा है। चलिए, जल वर्षा पीएच 6 से 7 नहीं दोस्तों, है जो 5.4 के आसपास या 5.34 के आसपास जो है जो जल वर्षा जो तो होता है वो है जो अम्लीय है जो कहा जाता है। और है जो मुंह में जो आपका दांत का क्षरण जो होता है वो है जो 5.5 पीएच मान जब 5.5 से है जो अधिक होने पर है दोस्तों दांतों में इलेमल का है जो क्षरण होने लगता है। 7 में तो खत्म हो जाएगा दांत, 7 जब जाएगा तो दांत खत्म हो जाएगा। 5.5 के ऊपर है जो जाता है तो दोस्तों है जो क्षरण होने लगता है। तो दो ऑप्शंस, एक ऑप्शन गलत है। अम्लीय परिस्थिति में किसान मिट्टी को कैल्शियम ऑक्साइड को उपचारित करते हैं। केवल एक ऑप्शन है जो सही है, केवल एक ऑप्शन है जो सही है। ओनली 3 इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। ओनली 3 इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए ओनली 3 इज करेक्ट है। चलिए 21-23 दांतों का सेट होता है, ध्यान रखिएगा। 21-23 2 1 2 3 ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस कभी पूछे जाते हैं। इंसाइजर किसे कहते हैं, प्री मोलर किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बच्चों के कौन सा दांत है जो दोस्तों है जो 10 बरस तक है जो नहीं आता है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दांतों में, दांतों से भी क्वेश्चंस है जो बीपीएससी है जो पूछा है, एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से दिए हुए, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए
501 का निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी के डंक से छोड़ा गया अम्ल HCl होता है। शुक्र का वायुमंडल H2SO4 होता है। एंटी एसिड मेथनोइक अम्ल होता है। उपयुक्त युग्म में से कितने युग्म है जो सही हैं? बताइएगा। केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, सभी तीनों युग्म, या इनमें से कोई नहीं है जो सही है? 501 का बताइएगा क्या होगा सही है। 2102, अच्छा बच्चे का बता रहे हैं, चाइल्ड का है। हाँ 2102। चलिए बताइए आंसर, आंसर बताइएगा 501 का क्या आंसर होगा? 501 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जल्दी से बताइएगा 501 का आंसर है जो क्या होगा? 501 का 1 है। बहुत बढ़िया। और बताइए। पाँच सौ एक का बी आ गया। चलिए और देखते हैं। चलिए, मधुमक्खी में तो आप जानते हैं यह है जो फॉर्मिक अम्ल होता है, इसका तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। शुक्र का वायुमंडल में H2SO4 है दोस्तों, है जो, और है जो मेथनोइक अम्ल जो है दोस्तों एंटी एसिड है जो नहीं होता है। एंटा एसिड जो होता है दोस्तों आपका जब जो गैसेस बनते हैं उसमें है जो एंटा एसिड का प्रयोग किया जाता है। देखते होंगे सरकारी में एक है जो भूरे रंग का बोतल है जो मिलता है, उसको एंटा एसिड कहते हैं। तो दोस्तों ये जो मेथनोइक अम्ल का है जो दोस्तों है जो एंटा एसिड नहीं होता है, केवल एक युग्म है जो सही है, केवल एक युग्म है जो सही है। चलिए 501 का एक, बहुत बढ़िया, 501 का एक। चलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रयान जाने वाला है, भारत का शुक्रयान जाने वाला है, ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी अत्यावश्यक और खतरनाक स्थिति में अग्नि को स्पर्श करने पर हम अनायास अपना हाथ खींच लेते हैं। यह है जो किसके कारण होता है? यह त्वरित प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र के किस संरचना के कारण होता है? मेरुरज्जु, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क और संवेदी तंत्रिका कोशिका। बताइएगा दोस्तों जो कौन सा कथन है जो सही है? 1 2 3 4, 1 2 4 या 2 3 4? बताइएगा। किसी जब आग लग जाता है तो दोस्तों है जो किस शरीर के किस अंग है जो दोस्तों है जो सबसे पहले एक्टिव होता है और वहां से है जो हम है जो सुरक्षा प्रदान करते हैं? बताइएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों है जो संरचना है जो तंत्रिका तंत्र काम करता है? मेरुरज्जु, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क और संवेदी तंत्रिका कोशिका। दिए गए कथन को है जो दोस्तों है जो कौन सा कथन सही है? 502 का सी आंसर आ रहा है। 1 2 और 4, बहुत बढ़िया। 502 का सी, सभी का सी आ रहा है, सभी का सी है कि किन्हीं का दूसरा आंसर आ रहा है? और बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया है, मस्तिष्क है जो दोस्तों है जो इसमें है जो भाग नहीं लेता है। और 1 2 4 सी ऑप्शन जिनका आ रहा है सही है, सी ऑप्शन जिनका आ रहा है सही है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि के में मदद करता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। दिए गए उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 या केवल एक? बहुत बढ़िया, सभी का सी आंसर आ रहा है। मोसत इमाम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका है जो सब बहुत अच्छा से तैयारी में है और है जो उम्मीद करते हैं कि आप 13 तारीख को इसी तैयारी के साथ और इसी जोश के साथ और इसी उमंग के साथ आप जाए एग्जाम हॉल में और है जो दोस्तों है जो आप है जो झंडा फतह करके आए वहां से।
504 का सी आंसर है। 504 का 503 है ना, 503 का बताइएगा। 503 का बी आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, और देखते हैं आंसर है जो क्या आता है। आंसर है जो दीजिएगा, पांच सौ तीन का सी आ रहा है, और है जो देखते हैं चलिए और आंसर है जो क्या आता है जो देखते हैं। हाँ चलिए, सूरज जी का सी आया है, कोई बात नहीं, गलती गलती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन है दोस्तों, है जो ये है जो वृद्धि पादप के लिए है जो वृद्धि हार्मोन का काम करता है। और एब्सिसिक अम्ल है तो दोस्तों जो ये है तो दोस्तों पेड़ पौधा जो सूख जाता है, पत्ती फल है जो गिरता है, वो है जो एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। तो दोस्तों ये जो 1 2 3 जिनका है बी ऑप्शन जिनका है सही है, ये है जो दोस्तों है जो सब है जो वृद्धि हार्मोन है। पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन है जो हमेशा बनते हैं दोस्तों। ये वीवीआई चैप्टर्स है, ये है जो वीवीआई है, इसको पढ़ लीजिएगा, 10 मिनट में आप समझ जाइएगा पढ़ के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए चलिए और किन्हीं का आंसर आ रहा था। हाँ, मोसद इमाम जी का बी आया है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोटी आंत की लंबाई विभिन्न जानवरों में उनकी भोजन की क्षमता के आधार पर भिन्न होती है। शाकाहारियों के सुलोलोज के पाचन हेतु लंबी छोटी आंत आवश्यकता होती है। दिए गए उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? दोनों सही हैं, कथन एक सही है, दो गलत है, कथन एक गलत है, लेकिन कथन दो गलत है, दोनों कथन गलत हैं। 504 का बताइएगा क्या होगा आंसर। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 504 का बताइएगा क्या होगा जो। जल्दी से बताइएगा। सब टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, सब क्वेश्चन पूछेंगे। आप जाइएगा ना एग्जाम में, कहिएगा कि सर जो पढ़ाए वही क्वेश्चन आया है। और निश्चित रूप से हम करें कि आप है जो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मारिएगा अभी इस बार। 504 का ए आ रहा है, 504 का ए आ रहा है। चलिए सबका 504 का ए आ रहा है, सभी का आ रहा है 504 का ए। चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ, छोटी आंत की लंबाई विभिन्न जानवरों की उनकी भोजन क्षमता के आधार पर भिन्न होती है। शाकाहारियों में सेलुलोज के पाचन हेतु लंबी और छोटी आंत की आवश्यकता होती है। अच्छा ये बताइएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत का अनुपात क्या होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत का अनुपात क्या होता है बताइएगा। छोटी आंत में करीब करीब है जो सभी भोजन है जो दोस्तों है जो पच जाते हैं, और है उसके बाद है जो बड़ी आंत में जाता है। तो अनुपात बताइएगा, छोटी और बड़ी आंत का अनुपात क्या होता है जो बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है, ये है जो सभी का आंसर है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए बताइएगा अनुपात क्या होता है। आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। छोटी आंत और बड़ी आंत का अनुपात बताइएगा। नहीं 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 नहीं, 5:1 होता है दोस्तों, 5:1 होता है, 5:1 होता है। छोटी आंत 5 और बड़ी आंत है दोस्तों जो 1 होता है। 4:1 नहीं, 5:1 होता है, 5:1 होता है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो बता रहे हैं, कहीं और अगर आप पढ़े होंगे तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 5:1 है। बाकी कहीं और दूसरी जगह पढ़े होंगे तो नहीं बता सकते हैं हम। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 505, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर को चुनिए। 505 का क्या होगा आंसर बताइएगा।
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। 505 का डी है, 505 का डी आ रहा है दिवाकर जी का, 505 का बी आ रहा है मोसत इमाम जी का। चलिए और देखते हैं क्या जो आंसर आता है। क्वेश्चन एकदम है जो दोस्तों है जो आपके लाइक रहेगा, क्वेश्चन एकदम आपके लाइक रहेगा एग्जाम में। चलिए और है जो सूरज जी का आंसर नहीं आ रहा है अभी, सूरज जी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 505 का भी बहुत बढ़िया। पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं किया था, डोमिनियन स्टेट की बात किया था, डोमिनियन स्टेट की जो बात किया था। इसीलिए तो दोस्तों है जो जो इनके बेटा थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने है जो नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ है जो इन्होंने बगावत कर दिया था, और है जो दोस्तों है जो अपनी पार्टी है जो बना लिया था। याद है लिबरल फेडरेशन, याद है कि नहीं याद है? पढ़ाए हैं। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दिवाकर जी, गलती होती है, कोई बात बहुत बड़ी बात नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की थी, और है जो डोमिनियन स्टेट की जो बात किया था। 2 और 3 है जो सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेप्लेरे, फ्रीडम एंड मिडनाइट्स। यह है जो बुक है दोस्तों, और यह जो लिखे गया है जिनके द्वारा उनका नाम है दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया बिंग्स फ्रीडम। 506 का बताइएगा क्या आंसर होगा। हमको लगा जवाहरलाल नेहरू की बात याद आ गई। हाँ हाँ ठीक, हम समझ गए थे कि वहां मिस्टेक कर गए हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए बताइएगा, यह जो बुक है दोस्तों, और है जो यूपीएससी में भी क्वेश्चन 1999 में क्वेश्चन को पूछा गया था, और है दोस्तों है जो मुझे लगा कि अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए जो आपके सामने रखने का प्रयास किए हैं। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेप्रिए, फ्रीडम एंड मिडनाइट्स, दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया बिंग्स फ्रीडम। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा जो। मोसत इमाम जी का आंसर बी आ रहा है, दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। चलिए और देखते हैं आंसर क्या है जो। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या है जो। मोसत इमाम जी का आंसर सिर्फ आया है, बी आया है, और देखते हैं। चलिए 506 का सी, 506 का ए। चलिए बहुत बढ़िया है जो दोस्तों है जो के अजीज नहीं है, रफीक जाकारिया है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सी ऑप्शन गलत है, रफीक जाकारिया है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछ देते हैं। सिंपल क्वेश्चन था इसीलिए लाने का प्रयास किया। चलिए मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, अकबर ने 1575 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया, अकबर ने 1579-80 में जजिया कर को पुनः समाप्त किया, औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। कौन सा है जो दोस्तों है जो कथन है जो सही है? हाँ सूरज जी 506 का सी होगा, रफीक जाकारिया जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। चलिए चलिए बताइएगा, मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया, अकबर ने 1575 में जजिया कर को पुनः लागू किया, 1579-80 में जजिया कर को पुनः समाप्त किया, और औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। बताइएगा 506 का, हाँ 507 है ना, 507 बताइएगा।
जल्दी से बताइएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। 507 का डी आंसर आ रहा है। सूरज जी का 507 का डी आंसर आ रहा है, 1 और 4। और बताइए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे दोस्त। जल्दी से बताइएगा 507 का आंसर क्या होगा, जो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम प्योर क्वेश्चन है, जान के इस क्वेश्चन को डालने का प्रयास किए हैं, जरूर बताइएगा इसको। अलग टाइप का क्वेश्चंस लग रहा होगा आपको ये। चलिए आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर है जो नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। सूरज जी सभी ऑप्शंस है जो सही हैं। 1564 में जजिया कर समाप्त किया, उसके बाद है जो दोस्तों दोबारा है जो अकबर ने 1575 में जजिया कर है जो लगाया था हिंदुओं पर। उसके बाद 1579-80 में जजिया कर को पुनः समाप्त कर दिया था, और औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन है जो आपके सही हैं, चारों ऑप्शन है जो सही है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन है जो बहुत कम मिलता है एग्जाम में। कब आ जाता है दोस्तों, तब है जो कहीं ना कहीं है जो वहां परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये है जो इसी तरह के क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बताइएगा, विदेशी यात्री है और किसके समय में आया था? अब्दुल रजाक, इब्न बतूता, सिंधी अली रईस, विलियम फिंच। बताइएगा, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर और देवराय द्वितीय। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए, अब्दुल रजाक, इब्न बतूता, सिंधी अली रईस और विलियम फिंच किसके समय में है जो दोस्तों आया था, बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, किसके समय में आया था। 508 का आंसर क्या होगा, बताइएगा। चलिए 508 का डी आंसर आ रहा है, 508 का डी आंसर आ रहा है। और बताइए, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। पाँच सौ आठ का डी आ रहा है मोसरत इमाम जी का। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देख लीजिए। अब्दुल रजाक आप जानते हैं, यह जो दोस्तों देवराय द्वितीय के समय आया था, ये तो क्लियर हो गया। तो 4 ऑप्शन होगा, ए का 4 होगा, ये दोनों खत्म हो गया। अब है जो इसी दोनों में कोई होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, ये है जो दोस्तों है जो 2-2। अब है जो आगे भी है, आगे भी है जो यही चीज है, दोनों मिल गया है। अब है दोस्तों है जो विलियम फिंच के बारे में तो नाम सुने होंगे, तो जहांगीर के समय में आया था। तो है जो डी का सी का तीसरा यहाँ पर है। और है जो सिंधी अली रईस जो है दोस्तों है जो ए अकबर के समय में आया था। ए जिन का ऑप्शन है सही है, ए जिन का ऑप्शन है सही है। हाँ, सूरज जी का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, सूरज जी का ए आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखिए जानते हैं, लेकिन है जो कभी कभी है जो आप गलत कर बैठते हैं, कभी है जो गलत कर बैठते हैं। ए ऑप्शन सही है, ए है जो सही है। चलिए चलिए, निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एलिफिस्टर ने कहा था। एलिफिस्टर ने मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों पागल बादशाह है जो कहा था। उसके बाद दोस्तों है जो एक ऐसे इतिहासकार है दोस्तों है जो वो है जो कहीं ना कहीं है जो मुगल इसमें क्या है,
मोहम्मद बिन तुगलक को है जो दोस्तों है जो एक है जो प्रतापी और है जो सबसे योग्य शासक के रूप में है जो बताया, वो है जो किस इतिहासकार ने है जो उनका वर्णन किया है, बताइएगा। 509 का क्या होगा आंसर जो? हाँ तो फिर तो जहांगीर के टाइम आया था, तो सही तो है, जहांगीर है जो तीसरा नंबर पर है ना, हिंस तो जहांगीर के समय ही आया था, मैंने तो यही लगाया था। चलिए देख लेते हैं आपने क्या लगाया था जो। हाँ तो सी में तीसरा नंबर तो है, अच्छा अच्छा डी में तीसरा है क्या? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, डी में तीसरा है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए तब हम है जो हम ही गलत थे। विलियम फिंच है दोस्तों है जो ऑप्शंस गलत है, ऑप्शंस गलत था, ऑप्शंस है जो मैंने गलत है जो कर दिया था। चलिए डी सही है, डी सही है, डी है जो तीसरा है, विलियम फिंच है जो दोस्तों डी का तीसरा यहां पर है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। 509 का बताइएगा, डी का तो जहांगीर था ऑप्शन में, अच्छा ओके ओके ओके, मुझे लगा डी का है जो तीसरा नंबर को सी ऑप्शंस को डी में है जो मिला दिए थे। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एलिफिस्टन ने कहा था? किसने कहा था दोस्तों बताइएगा? किसने कहा था बताइएगा? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आंसर नहीं आ रहा है, आंसर है जो आने का प्रयास करना चाहिए, आंसर आना चाहिए आप लोग का। 509 का बी, आरसी जौहरी नहीं, आरसी जौहरी नहीं है। क्या कि देखिए इस तरह के क्वेश्चंस क्या हुआ था कि एक बार सीडीपीओ में है जो लगातार है जो 7-8 क्वेश्चंस पूछ दिया था, समझ गए? तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस है जो कभी अगर मान लीजिए एक दो क्वेश्चंस पूछ दे आपसे तो नहीं बना पाए, तो हम सोचते हैं कि एक दो क्वेश्चन इस प्रकार से भी है जो आपको है जो देने का प्रयास करें। चलिए 509 का भी नहीं, ईश्वरी प्रसाद के द्वारा है जो कहा गया था दोस्तों है जो मोहम्मद बिन तुगलक पागल पागल नहीं, सबसे योग्य शासक था, सबसे प्रतापी शासक था, सबसे बुद्धिमान शासक था, जो है जो ईश्वरी प्रसाद के द्वारा है जो कहा गया था। एलिफिस्टन ने उनको पागल कहा था, एलिफिस्टन ने उनको पागल कहा था, लेकिन ईश्वरी प्रसाद ने है जो सबसे योग्य शासक है जो बताया। अनवर लेट से जाता है, आंसर लेट से जाता है, अच्छा लेट से जा रहा है, क्यों जा रहा है लेट से? अच्छा आंसर लेट से जाता है, कोई बात नहीं है, 5G तो चला रहे यार हम। चलिए, राधा कृष्ण आयोग द्वारा शिक्षा के विकास के लिए कौन सी सिफारिश की गई थी? निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। विश्वविद्यालय से पहले 12 वर्ष का अध्ययन अनिवार्य हो, विश्वविद्यालय में कम से कम 180 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षा को संवर्धित सूची में शामिल किया जाए, या उपयुक्त सभी। राधा कृष्णन आयोग शिक्षा से रिलेटेड। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा कृष्ण आयोग, देखिए शिक्षा वाला जितना भी है जो योजना है पढ़ लीजिएगा, शिक्षा से जो भी योजना है उसको है जो पढ़ लीजिएगा। उल्लास योजना पढ़ाए थे कल, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। 510 का डी आ रहा है, 510 का डी आ रहा है, और देखते हैं क्या आंसर आता है जो। बहुत बढ़िया, सूरज जी का भी आंसर डी आ रहा है, सभी का डी आ रहा है। चलिए सभी है जो डी, राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग पढ़ लीजिएगा, 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लीजिएगा, यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और है जो कस्तूरी रंगन कमेटी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। 533+4 कहाँ किसको है जो दोस्तों है जो प्राइमरी कहते हैं, किसको प्रिपरेटरी कहते हैं, किसको है जो माध्यमिक कहते हैं, उसको है जो जरूर है जो देख लीजिएगा। और बहुत सारा है जो दोस्तों है जो लर्निंग ऐप के बारे में है जो भी है जो भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो कभी कभी ये जो क्वेश्चंस है जो यहाँ से डायरेक्ट पूछ देते हैं,
आपको जो बुक हमने बताया था, वो बुक अभी नहीं है मेरे पास, जो बुक बताया था उसमें है जो दिया हुआ है उसको जरूर है जो एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों है जो शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल करने का प्रस्ताव, देखिए दोस्तों इन्हीं के द्वारा है जो दिया गया था, शिक्षा को संवर्ती सूची में ये जो प्रस्ताव है जो इन्होंने है जो कहा था। चलिए और है जो अभी है 1985 में मानव संसाधन विभाग कर दिया गया था, अभी ये जो वापस से जो शिक्षा विभाग कर दिया गया है। तो ये सब चीज को है जो ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा चीज जो है ना कभी डेंट कर देता है एग्जाम के अंदर में देने में, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना के पीछे कौन सी उत्साहवर्धक नेता थी? 1929 में स्थापना हुआ था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की। और दोस्तों और है जो इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई थी? दुर्गाबाई देशमुख, मार्गरेट कुसिन्स, मैडम कामा और मिथु लक्ष्मी रेड्डी। ये क्वेश्चंस भी है जो आपको करवाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना के पीछे कौन सी उत्साहवर्धक नेता थी? चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। पाँच सौ ग्यारह का ए आ रहा है, मोहम्मद इमाम जी का 511 का ए आ रहा है। और देखते हैं आंसर है जो क्या है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना के पीछे कौन सी उत्साहवर्धक नेता थी? दुर्गाबाई देशमुख, मार्गरेट कुसिन्स, मैडम कामा, मुथु लक्ष्मी रेड्डी। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ये है जो दोस्तों है जो मार्गरेट कुसिन्स जो है दोस्तों है जो मार्गरेट कुसिन्स जो थी वो है जो दोस्तों ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, मार्गरेट कुसिन्स की। चलिए चलिए भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। लाम चेसपोर्ट की बीर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। कौन सा कथन सही है बताइएगा, कौन सा कथन सही है? 512 का गिरमिटिया। हाल फिलहाल में दोस्तों है जो भारत के जब राष्ट्रपति फिजी में गई हुई थी तो गिरमिटिया जो भारत के जो मजदूर थे जो सबसे पहले फिजी में गए थे उनकी चर्चा है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने किया था। याद होगा जब हम पढ़ा रहे थे तब। बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 512 का आंसर बताइएगा क्या होगा? जो 512 का आंसर बताइएगा क्या होगा? महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। लाम चेसपोर्ट की बीर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध में भारतीयों को भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। कौन सा कथन सही है? 512 का बताइएगा। 512 का डी आंसर आ रहा है। 512 का डी आंसर आ रहा है मोहम्मद इमाम जी का। और देखते हैं चलिए चलिए और है जो देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे तो जानते हैं दोस्तों। और है जो इन्होंने समर्थन किया था ना तब ने इनको सार्जेंट कहा गया था। प्रथम विश्व युद्ध में इनको सार्जेंट क्यों कहा गया था? कि लाज जो बीर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के विश्व युद्ध में भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया था ना, यहाँ नहीं किया है तो गलत है ना, समर्थन किया था।
और है जो भरपूर समर्थन किया था, और है दोस्तों है जो नमक कानून के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। केवल 1 और 3, 1 और 3 कहां है? बी ऑप्शन है जो सही होगा, बी ऑप्शन है जो सही होगा, बी ऑप्शन है जो सही होगा। क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर होगा कि नहीं? यस या नो लिखिएगा, यस या नो। और अभी फिजी में गए थे जो राष्ट्रपति हमारा, राष्ट्रपति का दौरा कहाँ कहाँ था? फिजी था, न्यूजीलैंड था और तिमोर लिस्टे था। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? फिजी में उनको सबसे बड़ा सम्मान है जो मिला था, याद है? फिर न्यूजीलैंड में गए थे, फिर तिमोर लिस्टे गए, वहां भी है जो दोस्तों कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर मिला वहां पर ही। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहां से कहां जोड़ देगा, यह है जो समझने का प्रयास है जो कीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक? क्लियर? क्लियर हो गया? बताइएगा यस या नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सर तेज बहादुर सप्रू तथा सर मोहम्मद शफी ने प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की। कौन सा कथन है जो सही है? 513 का बताइएगा। हम सेकंड वर्ल्ड वार का सोचकर दिए थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत होता है। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया होगा ना? चलिए बताइएगा, 513 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। हाँ चलिए आंसर दीजिए 513 का। सर तेज बहादुर सप्रू और सर मोहम्मद शफी ने प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी किया। कौन सा कथन है जो सही है? 513 का सी, 513 का है जो सी। चलिए और देखते हैं। चलिए, सर तेज बहादुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पहला में गया था, पहले तो यही गलती कर दिया जो है जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था, नहीं ना लिया था। अरे भारत सिर्फ राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरा में भाग लिया है ना, पहला और तीसरा में तो भाग नहीं लिया है, पहला तीसरा में भाग नहीं ना लिया है। तो पहला तीसरा जैसा ही आएगा तो गलत हो जाएगा, चाहे जो रहे। दूसरा है दोस्तों, गांधी जी है जो द्वितीय में भाग लिए थे, तो केवल है जो 2 ऑप्शन हो जाएगा ना, केवल बी हो जाएगा ना, 513 का बी। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया, दोबारा समझ गए आप। चलिए इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पौबोस की प्रथा राजा के प्रति समान अभिवादन दर्शाने के लिए आरंभ की। बलबन ने चांदी का टाका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। कौन सा कथन सही है? 1 2 1 2, ना तो 1 ना तो 2। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जो। चलिए बताइएगा आंसर। 514 का डी आ रहा है, 514 का डी, सूरज जी का आ रहा है 514 का डी। चलिए बहुत बढ़िया, और देखते हैं, और है जो देखते हैं किन्हीं का आंसर आता है कि नहीं जो। चलिए बहुत बढ़िया, इल्तुतमिश नहीं था, कौन था? बलबन था, बलबन था। ठीक है, जो प्रवेश और सिजदा है जो दोस्तों है जो किया था, तो पहला ऑप्शन से जो गलत हो गया, और यहाँ बलबन के जगह इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश ने है जो दोस्तों है जो चांदी का टीका तथा तांबे का जीतल मुद्रा किया था। ना तो 1 ना तो 2, सॉरी, डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन कहां पर है? नीचे आ गया भैया। ना तो 1 ना तो 2, डी ऑप्शन सही होगा। मिशन कमीशन जी बहुत बढ़िया, डी, डी है जो सही आंसर होगा, डी है जो सही आंसर होगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया, डी है जो सही आंसर होगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं।
चलिए निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। नामचा वर्मा गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाई हिमालय, नौक्रेक सिक्किम हिमालय। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 2, केवल 2, 1 3 और केवल 3। 515 का आंसर बताइएगा, 515 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नामचा वर्मा गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाई हिमालय, नौक्रेक सिक्किम हिमालय। कौन सा कथन सही सुमेलित है? जल्दी से बताइएगा, आंसर है जो क्या होगा। हाँ, 515 का ए आ रहा है, बी आ रहा है, मिशन कमीशन जी का डी आ रहा है, मिशन कमीशन जी का बी आ रहा है। चलिए ठीक है, देखिए नामचा वर्मा गढ़वाल नहीं है, तिब्बत हिमालय। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भैया? इतना पढ़ाए हैं हम। ये है जो भैया अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका, नामचा वर्मा, ब्रह्मपुत्र आती है। कैसे कैसे आती है हम जो पूरा फिगर के साथ बताए थे, याद कीजिए। नंदा देवी कुमाई हिमालय सही है। नौक्रेक है जो दोस्तों सिक्किम नहीं होगा, केवल 2 है जो सही आंसर होगा, केवल 2। मेघालय, नौक्रेक है जो दोस्तों मेघालय। मेघालय कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। बताया है कि नहीं पता है? म्यांमार के साथ सीमा जब लगवाए थे तब, याद है कि नहीं? चलिए मिशन कमीशन जी डी आंसर नहीं है, बी होगा ना, बी होगा ना आंसर। चलिए तो बी आंसर है जो सही है। सतलज सिंधु, सिंधु सतलज, ये सब चीज कर लीजिएगा मेरे भाई, सब कर लीजिएगा। चलिए निम्नलिखित जगहों पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र जिनके लिए जाने जाते हैं। भितरकनिका उड़ीसा, लवन जल मगर, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान भारतीय सारक, एराविकुलम केरल, हुलुक गिब्बन। कौन सा है जो दोस्तों है जो सही सुमेलित है जहां पर पाए जाते हैं? बी ही तो बोले हैं सर। अच्छा अच्छा, पुराने वाले का डी दिखाई दे रहा है क्या आपका आंसर? हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ देख लिए देख लिए देख लिए, आपका आंसर बी है, सही है सही है सही है, बी आंसर है आपका। भितरकनिका उड़ीसा, लवन जलमगर, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान भारतीय सारंग, एराविकुलम केरल, हुलुक गिब्बन। बताइएगा। हाँ चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जरूर है जो दोस्तों है जो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दें। चलिए बताइएगा, संरक्षित क्षेत्र है और इधर है जो दोस्तों जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा। चलिए 56 हो गया, 2-3 क्वेश्चन और होंगे, 10 बजे छोड़ देते हैं। 516 का डी आ रहा है, 516 का डी आ रहा है, और देखते हैं क्या आता है जो आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए आ जाइए। भितरकनिका उड़ीसा में, लवन जल मगर आप जानते हैं हमेशा है जो दोस्तों है जो उड़ीसा बहुत फेमस रहा है दोस्तों, उड़ीसा है जो बहुत फेमस रहा है। क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनते हैं। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान भारतीय सारंग, ये है जो दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन दोस्तों जो केरल में हुलुक गिब्बन है दोस्तों, पूर्वोत्तर में मिलता है, पूर्वोत्तर में है जो हुलुक गिब्बन, असम में सबसे ज्यादा है जो मिलता है। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, 1 और 2 ऑप्शन सही है, 1 और 2 ऑप्शन सही है, 1 और 2 ऑप्शन सही है। चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 517 का जल्दी से बताइएगा क्या होगा जो। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई। जल्दी से बताइएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। बताइएगा। 516 का
हाँ 517 का ना, 517 का बताइएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, अगर आपके लिए अच्छा है, अगर आप काम का चीज़ है, आपके लिए प्रॉफिट का चीज़ है, तो जरूर है जो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सी ऑप्शन आ रहा है मिशन कमीशन जी का, सूरज जी का ए ऑप्शन आ रहा है, मोसत इमाम जी का सी आ रहा है। चलिए ठीक है। आप जानते हैं सूरज जी, हम मौसम के बारे में जब बताए हैं, जब दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है मेरे दोस्त, तो जो है यहाँ से ये है जो टकराने के बाद जब यहाँ से इधर आती है तो राजस्थान यहाँ पड़ता है, तो क्या होगा यहाँ पर नमी की मात्रा क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी, नमी की मात्रा कम होगी कि नहीं होगी सूरज जी बताइएगा। तो उत्तर भारत में मानसून की आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही होगी, आवाज आ रही है कि नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ऑडिबल ऑडिबल हैं आप लोग। जी, तो क्लियर हो गया ना, कैसे है जो मानसून की क्रियाविधि कैसे काम करती है। आप है जो इसको है जो देखिएगा, यहाँ से दोस्तों है जो जैसी है जो केरला से चलती है, बंगाल की खाड़ी से नमी लेते हुए ये है जो दोस्तों है जो राजस्थान में है जो सबसे कम बारिश होती है। तो आप है जो इसी ऑप्शंस पे है जो दोनों ऑप्शंस है जो आपको दिया हुआ है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि है जो घटती है। यहां से जैसी चला दोस्तों, जब ऊपर जाएगी तो उसकी अवधि भी है जो घटेगी, धीरे धीरे जो मानसून है जो खत्म है जो हो जाता है, फिर लौटती मानसून फिर है जो जैसी है जो यहां से चलती है, तो दक्षिण भारत में आप जानते हैं कि लौटती मानसून जो उत्तर वाली जो उत्तर वाली जो मौसम होती है उससे है जो दोस्तों है जो लौटती मानसून होती है, जहां पर तमिलनाडु से लेके उड़ीसा तक है जो बारिश होती है। तो आप है जो इसको जानते होंगे, छोटा सा कंसेप्ट की बात है, जब घटेगी तो वर्षा ज्यादा होगा ना। कहाँ अरे नमी नहीं रहेगी जब, सूरज जी बताइए कैसे है जो, जब नमी नहीं रहेगी, जब नमी नहीं रहेगी तो बारिश कैसे हो जाएगी मेरे भाई। जब है जो नमी है जो धीरे धीरे जब है जो टकरा के जब यहां पर इसे जैसी चली, तो यहां से जैसी टकराई तो क्या होता है, यहीं पर नमी है जो छोड़ देती है, इसीलिए कुछ क्षेत्र में यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश है जो पड़ता है। ये जो कर्नाटक का कुछ इलाका है जहां पर है दोस्तों जो वृष्टि छाया प्रदेश है जो पड़ता है, जो दोस्तों है जो यहीं पर टकरा के है जो बारिश है जो हो जाती है, और इस एरिया में है जो दोस्तों है जो वृष्टि छाया प्रदेश है जो पड़ता है। तो नमी नहीं रहेगी तो बारिश कहां से होगी, यह है जो थोड़ा सा है जो कंसेप्ट है जो समझना है मेरे भाई। सूरज जी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा। चलिए ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, बाल्टिक सागर, काला सागर, कैरेबियन सागर और कैस्पियन सागर। क्लियर हो गया, सूरज जी क्लियर हो गया।
चलिए बताइएगा, ज्वालामुखी उद्गार कहाँ नहीं होते? बाल्टिक सागर, काला सागर, कैरेबियन सागर और कैस्पियन सागर। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिशन कमीशन जी का आंसर ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। मिशन कमीशन जी का आंसर है जो ए आ रहा है, बाल्टिक सागर। चलिए और बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग। बाल्टिक, बहुत बढ़िया। बाल्टिक सागर में जो दोस्तों है जो ज्वालामुखी उद्गार है जो नहीं होता है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। चलिए अब मेरे पास 5 मिनट का समय है, उसके बाद है जो मुझे काम है दोस्तों, मुझे निकलना है। 5 मिनट में क्वेश्चन है जो जितना होगा करवा देंगे अभी हम। चलिए ठीक ना। चलिए सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। झील है और अवस्थी है, साला झील, बरकर झील, लोकटक झील और काली बेली झील। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, तमिलनाडु। जल्दी से बताइएगा 519 का आंसर क्या होगा जो। बहुत बढ़िया, 518 का ये। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई। अगर आपसे उम्मीद है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आपसे निवेदन है कि आप है जो जरूर करें। जल्दी से बताइएगा, साला झील, बरकल झील, लोकटक झील, काली बेली झील। 519 का बताइएगा क्या होगा आंसर जो। मोसत इमाम जी का ए आंसर आ रहा है, सूरज जी का बी आंसर आ रहा है। चलिए बताइएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइएगा। चलिए साला झील अरुणाचल प्रदेश में, पढ़ाए भी हैं। साला डैम है वहां पर एक, याद कीजिएगा। और सूरज जी अगर याद नहीं होगा तो अगर आपकी शादी हो गई होगी तो आप याद रखिएगा कि आपके साला है जो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, याद रखिएगा। अब नहीं भूलिएगा अभी कहीं। साला डैम, साला झील दोनों है जो दोस्तों है जो अरुणाचल प्रदेश में है। यह जो अभी याद करने के लिए आपको है जो आपको बताए हम, है जो ध्यान रखिएगा। चलिए बरखर झील हरियाणा में है दोस्तों, लोकटक मणिपुर जानते हैं, और काली बेली अभी है जो नज नारायण और काली बेली। देखिए काली बेली और नज नारायण जो है दोस्तों तमिलनाडु में, जो रामसर साइट में शामिल हुआ है। देखिए कहां से क्वेश्चन है जो उठाया है, तो दोस्तों तमिलनाडु में। 1 2 3 4, 1 2 3 4 याद रखिएगा, 1 2 3 4 याद रखिएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? काली बेली वही है, काली बेली। काली बेली और नज नारायण जो तमिलनाडु में है, वहीं से जो दोस्तों क्वेश्चन उठाया है। चलिए क्लियर हो गया कि नहीं? 519। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी विषुवत रेखीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? ऊंचे व घने वृक्ष की विद्वानता होती है उसमें, बहुत से जातियों का अस्तित्व होता है, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्वानता होती है। कौन सा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए क्लियर हो गया? नहीं ना भूलिएगा अब। यस सर क्लियर है, क्लियर है। गुमानी झारखंड जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सूरज जी अब नहीं ना भूलिएगा। रिव, हेलो सर, बीपीएससी एग्जाम का डेट आगे बढ़ा है क्या, और फॉर्म अप्लाई का भी? रिव जी समझ में नहीं आया। हेलो सर, बीपीएससी एग्जाम का डेट बढ़ा है और क्या, और फॉर्म अप्लाई का भी? हाँ 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 हाँ, देखिए 13 दिसंबर को आपका है जो बीपीएससी एग्जाम का डेट है, और 4 नवंबर तक आपको फॉर्म भरने का डेट है। रिव जी हाँ, तो आप है जो भर सकते हैं, और है जो तैयारी में लग जाइए। अच्छी सीट है तो आप है जो आराम से है जो आप है जो इसमें है जो सफल होंगे। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिव जी अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या है? जो विषुवतीय वन की बात है तो है जो घने वन पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, विषुवतीय वन हम बताए हैं। तो वहां दोस्तों ऊंचे होंगे, घने होंगे, सबसे ज्यादा जैव विविधता वहीं पर होगी, जातियों का सह अस्तित्व वहीं होगा, अधिपादपों के असंख्य किस्म होंगे। 1 2 3 है जो आंसर होगा, 1 2 3 है जो आंसर होगा। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे भैया सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होती है? अरे भैया भूमध्य रेखा पर ही होती है ना। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर ही होती है? यहीं पर होगी ना। सबसे ज्यादा बारिश होगी यहीं पर। घने जंगल, अमेजन, अमेजन पृथ्वी का फेफड़ा है जो दोस्तों यहीं पर है, यहीं पर है पृथ्वी का फेफड़ा, ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का है, अपसफा पहली बार कहां लगाया गया था? अपसफा पहली बार कहां लगाया गया था? जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपसफा पहली बार आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट जो है दोस्तों पहली बार कब लाया गया था? 1958 में लाया गया था। और कहां लगाया गया था बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे दोस्त। पाँच सौ 21 का ए आंसर आ रहा है। मसद इमाम जी का 7 पूर्वोत्तर राज्यों में जो दोस्तों है जो पहली बार है जो दोस्तों है जो अपसफा लगाया गया था 1958 में। आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट है जो इसको बोला जाता है 1958 में। चलिए चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए और है जो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर दे क्या? अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? जल्दी से बताइएगा। फास्ट एक दो क्वेश्चन है जो जल्दी से फास्ट कीजिएगा। तो अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? 2, 3, 6, 5? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 522 का सी आ रहा है, 522 का सी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया सूरज सिंह जी, 522 का सी। जल्दी से और बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया 522 का जो सी है कितने? 6 लोगों को है जो दोस्तों है जो अभी तक है जो भारत रत्न जो मिल चुका है, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं। सबसे लास्ट में प्रणब मुखर्जी साहब को है जो मिला था। चलिए 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 यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, 523 है जो लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना, सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंध को देखना। यह है जो कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास आयोग, वित्त आयोग और योजना आयोग। 523 का बताइएगा सही आंसर क्या है जो? जल्दी से देगा। 523 का सही आंसर क्या होगा? 523 का सही आंसर क्या होगा? आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं आपको अगर 1% अगर आपको लाभ है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर है जो हमारे इस मुहिम में है जो दोस्तों साथ देंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए पाँच सौ तेईस का बी आ रहा है। और देखते हैं 523 का सी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चेंज किए आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। वित्त आयोग जिनका आंसर है सही है। वित्त आयोग जिनका आंसर है 16 फाइनेंस कमीशन पढ़ना है मेरे दोस्त। अरविंद पटगड़िया जिनके अध्यक्ष है 1+4
कौन कौन सदस्य है? अजय कुमार झा याद कर लीजिएगा, मनोज पांडा है, फिर सौम्या है, सौम्या कांत है, फिर है जो दोस्तों है जो एक और है मैडम एन्नी जॉर्ज करके हैं, उनका नाम है, और एक अरविंद परगड़िया साहब हैं। कौन कौन है, कैसे कैसे है जो दोस्तों है जो काम करता है, उसको है जो जरूर है जो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है जो यहाँ से है जो आपको जरूर पूछे जाएंगे। चलिए, तो आज का सफर को दोस्तों यहीं पर है जो समाप्त करते हैं। जो है जो अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कर देंगे। कैसा लगा आपको सेशंस, ये भी है जो फीडबैक में देने का प्रयास कीजिएगा। और है जो आपको इसी तरह से है जो दोस्तों है जो एग्जाम तक है जो हम करते रहेंगे। फिर मेंस में धमाकेदार है जो दोस्तों है जो आपके साथ है जो जुड़ेंगे हम। और पीटी में जब तक है जो डेली क्वेश्चंस हो रहा है, आपको बहुत फायदा होगा जब मेरा पूरा वीडियो है जो देखिएगा। तो दोस्तों आज का सफर को यहीं तक रोकते हैं। धन्यवाद, गुड बाय, गुड नाइट, और बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।